एक तरफ जहां रामपुर में सियासी दंगल शुरू हो गया, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सवाल खड़ा कर दिया। आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब रामपुर में उपचुनाव पर सस्पेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 1 दिन का मौका दिया है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने रामपुर की सेशन कोर्ट को सजा पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आजम खान को 1 दिन का मौका दिया। सेशन कोर्ट से कल आजम खान के दोष पर सुनवाई को कहा। कल आजम के दोष पर रोक लगती है तो बड़ी राहत होगी। आजम खान की सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अगर आजम के दोष पर रोक नहीं लगी तो फिर उपचुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को कल ही आजम के दोष पर फैसला लेने को कहा है। खतौली से विधायकी गंवाने वाले विक्रम सैनी का हवाला देते हुए आजम खान को समय देने का सुझाव दिया गया। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच केस को लेकर आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आजम की विधायकी गई और वहां उपचुनाव का ऐलान हुआ था। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी नीत गठबंधन के दूसरे साथी भी साथ रहेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए ट्वीट में साफ किया गया है कि मैनपुर संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार उतारेगी। मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकती है, जबकि रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी आजम खान से विचार विमर्श कर प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि शिवपाल यादव का बदला हुआ रुख समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट को लेकर भाजपा भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है, वहीं बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी ने ताल ठोक दी है तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी करारा जवाब दिया है, जिसके मद्देनजर मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने न सिर्फ घर घर संपर्क कर सपा का गढ़ भेदने की तैयारी की है, बल्कि खतौली में पार्टी का कब्जा बरकरार रखने की रणनीति बनाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद उपचुनाव की कमान संभाल ली है और तीनों सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है। विश्वास कि पूरे प्रदेश की तरह, पूरे देश की तरह मैनपुरी का भी आशीर्वाद मिलेगा। रामपुर लोकसभा भी हम जीते ही हैं, उपचुनाव विधानसभा का उपचुनाव भी जीतेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीटें अब तक भाजपा के लिए अभेद दुर्ग साबित हुई हैं। भाजपा के लिए इन दोनों सीटों पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हें जीतने के खास राजनीतिक मायने होंगे। ऐसे में भाजपा ने सपा को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। आप जानिए आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप ही तय कर लीजिए। खबरों के मुताबिक 15 नवंबर के बाद सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन पदाधिकारी मैनपुरी, रामपुर और खतौली में डेरा जमाएंगे। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से अलग क्या हुए, उन्होंने सपा के किले में ही सेंध लगा दी, जिसकी शुरुआत इटावा की इस रैली से हो गई है, जहां सुहेलदेव समाज पार्टी ने मैनपुरी और खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए रमाकांत कश्यप और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए रमेश प्रजापति के नाम फाइनल किए गए हैं। रोजगार परक शिक्षा कैसे लागू हो, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराने को लेकर के हम कितने लोगों को समझा पाए हैं। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। भले ही मैनपुरी में सुभाषपा का सियासी जनाधार मजबूत नहीं है, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि हम मैनपुरी उपचुनाव में अपनी ताकत तोलेंगे। हम जो 5 साल मेहनत किए हैं, 5 साल में हम कितना जगह पाए हैं, शिक्षा की लड़ाई को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेके, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, रोजगार परक शिक्षा कैसे लागू हो, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराने को लेकर के हम कितने लोगों को समझा पाए हैं। राजभर सपा के किले में सेंध लगाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव को देखते हुए यूपी में सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, जहां सभी की नजर अब राजभर के इस नए चुनावी बिसात पर है।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की घोषणा। सपा ने मैनपुरी का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपनी व्यूह रचना शुरू कर दी है, क्योंकि सारी इकाइयां भंग की गई थी। सभी जो अध्यक्ष होते हैं, जो तमाम अलग अलग इकाइयों को वो नहीं थे अभी, लेकिन अब मैनपुरी में सपा ने अपना जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव ही नहीं, नगर निकाय चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी है, जिसके लिए भाजपा जोर शोर से तैयारियों में लगी है। 2014 से चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पार्टी यूपी में चुनाव दर चुनाव अपना वोट बैंक और दायरा बढ़ाती रही है। इस सिलसिले को भगवा दल निकाय चुनावों में भी बरकरार रखना चाहता है। निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री प्रचार से लेकर बूथ प्रबंधन की माइक्रो प्लानिंग का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। विधानसभा का उपचुनाव होना, हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। निकाय चुनावों में ये जातीय समीकरण के लिहाज से नेताओं को प्रचार और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी और हर बूथ पर स्थानीय टीम के साथ सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी घर घर जाकर संपर्क करेंगे। मंत्री गली मोहल्लों में उनकी जाति से जुड़े लोगों की बैठक कर समर्थन जुटाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चुनाव आयोग को जवाब सौंपेंगे। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को उनके बयान पर नोटिस जारी किया था। दरअसल अखिलेश यादव ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से खास धर्म और जाति के लोगों के नाम काट दिए, जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को जवाब दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस बीच अलग अलग क्षेत्रों से समाजवादी पार्टी के नेता सबूत लेकर लखनऊ पहुंच रहे हैं। नीचे के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करवा रहे हैं या उसमें संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, आयोग को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरी मांग है आयोग से कि आयोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित करे जिनके बूथ में, जिनके स्टेशन में इस तरह के नामों को पृथक किया गया है। अब तक समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और नेता अलग अलग क्षेत्रों से सबूत लेकर लखनऊ पहुंचे हैं। कई दस्तावेज हैं जिनमें विधानसभा चुनाव के दौरान उन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं जिनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। इन्हीं सबूतों को गुरुवार को अखिलेश यादव चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। एक तरफ डेंगू को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डेंगू बेकाबू हो रहा है। पीलीभीत में डेंगू के प्रकोप से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद शहर में साफ सफाई नहीं है। जिला अस्पताल कैंपस में ही मच्छर पनप रहे हैं। इन दिनों डेंगू के कहर से लोग काफ़ी परेशान हैं। यूपी के पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में 132 लोगों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। तो गाजियाबाद में भी लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस वक्त गाजियाबाद में लगभग 650 डेंगू मरीज हैं। और डेंगू वार्ड है जहां पर तमाम सारे दर्जनों मरीजों को यहां भर्ती किया गया है और जो भी संदिग्ध बुखार के मरीज यहां पर आ रहे हैं उन उत्तर प्रदेश में इस साल 1 नवंबर तक डेंगू के कुल 7,134 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,171 केसों के साथ प्रयागराज पहले और 1,058 मरीजों के साथ लखनऊ दूसरे नंबर पर है। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा किया है। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला लेगी। दरअसल सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हर मुद्दे, हर रैली और हर जगह योगी मॉडल की तारीफ की जाती है। ऐसे में खबर सामने आई है कि बहुत जल्द यूपी के कुछ और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने वाली है। गृह विभाग पूरे तरीके से इसकी तैयारियों में जुटा है। डीजीपी की तरफ से भी 3 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द गाजियाबाद, आगरा
और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाली है, जिसके बाद यूपी के कुल 7 शहरों में ये व्यवस्था होगी। पहले से ही नोएडा, लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। बाद में कानपुर, वाराणसी में भी सिस्टम लागू हुआ। अब गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में भी तैयारी है। डीजीपी ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहते। यही वजह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बाकी शहरों में भी पुलिस व्यवस्था को सुधारने की कवायद तेज कर दी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यूपी के बड़े बिल्डर संजय सेठ को एलडीए ने नोटिस भेजा है। जॉपलिंग रोड पर अवैध निर्माण कराए जाने को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। हजरतगंज के शालीमार एमरल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण किया था। तो कल सुबह 11 बजे एलडीए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हजरतगंज के शालीमार एमरल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण हुआ था। जवाब न दाखिल करने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, की क्या पूरा मामला है और कितना बड़ा मामला है? विवेक, सुन पा रहे हैं क्या? तो विवेक से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। हजरतगंज के शालीमार एमरल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है और यूपी के बड़े बिल्डर जो हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय सेठ हैं जिनको एलडीए ने नोटिस दिया है और कल 11 बजे तक उन्हें जाकर बातचीत करनी है, जवाब देना है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और के भाई रिजवान सोलंकी पर कानपुर में केस दर्ज है। दोनों भाइयों पर मकान कब्जाने के आरोप लगे। दरअसल कानपुर के जाजमाऊ में 2 दिन पहले झुग्गियों में जो आग लगी थी, उसकी तपिश सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर तक पहुंच चुकी है। आग में बुजुर्ग महिला की गृहस्थी जलकर खाक हुई तो इरफान सोलंकी आरोपों में घिर गए। आज घटना की हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद करते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है। महिला का आरोप है कि प्लॉट पर इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की नजर थी, इसलिए झुग्गियों में आग लगवाई गई। जिसके बाद कानपुर में दोनों भाइयों पर केस दर्ज हुआ। साथ ही लापरवाही बरतने पर जाजमाऊ थाना अध्यक्ष पर भी गाज गिरी। इन आरोपों के बाद पुलिस हरकत में आई। विधायक के घर भारी दल बल के साथ पहुंची और विधायक की लग्जरी गाड़ियों को उठाकर थाने ले गई। इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, लिहाजा अब विधायक पर कानून का शिकंजा कस चुका है। जब कानून का शिकंजा कसता है तो अच्छे अच्छों के आंसू निकल जाते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही। ये आंसू यूं ही नहीं निकले हैं, चेहरे की हवाइयां ऐसे ही नहीं उड़ी हैं। कानून की गिरफ्त में आए तो विधायक इरफान सोलंकी भागते हुए लखनऊ चले आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की तो आंसू छलक आए। कह रहे हैं आरोप बेबुनियाद है, प्रताड़ित करने में कमिश्नर का हाथ है। पहले मैं कह रहा हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों की शौकीन खाना, मुझे कभी उसके आसपास भी देखा है। सिर्फ मैं विधायक हूँ, इसलिए मुझे फंसाने के लिए, इसलिए लोगों की हाथों की कठपुतली बन के, और डीएम साहब ने, माफ करिएगा, कमिश्नर साहब ने उसकी जांच भी नहीं कराई। लेकिन दुनिया जानती है कि मजलूमों पर जुल्म करने वाले इन सफेद पोशों पर कानून का शिकंजा कसता है तो ऐसे ही इमोशनल गार्ड का सहारा लेते हैं। इरफान सोलंकी को भी कानून से बचने का यही रास्ता शायद शॉर्टकट नजर आया है, इसलिए इमोशन वाली सियासत को अपनाया है। माफिया डॉन मुख्तार के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के बेटे और साले से ईडी की पूछताछ जारी है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 5 दिन से कस्टडी में है, तो साला सरजील रजा 2 दिन से ईडी के सवालों का सामना कर रहा है। दोनों को आमने सामने बैठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को पता चला कि साला सरजील रजा ही मुख्तार परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का असली मास्टरमाइंड है। सरजील रजा ने ही मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से अलग कंपनी बनवाई थी। मुख्तार के साले सरजील की कंपनी में सालाना 15 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता था, जबकि कारोबार से करीब 2 करोड़ की कमाई होती थी। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काली कमाई से
लग्जरियस लाइफ जीने का आदी हो गया था। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अब्बास अंसारी ने पिछले कुछ सालों में कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं की हैं। अपनी विदेश यात्राओं पर उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इसके साथ ही उसने विदेशी हथियार भी खरीदे हैं। अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में 12 नवंबर तक रहेगा, जबकि उसका मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ 15 नवंबर तक, लेकिन ईडी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा अफजा अंसारी की अर्जी पर सुनवाई। रिव्यू पिटीशन में हुई देरी को हाई कोर्ट ने माफ किया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 18 नवंबर को अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर अफजा ने दाखिल की थी अर्जी। अफजा के खिलाफ 31 जनवरी को केस दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अफजा की अर्जी को सुनवाई को मंजूर कर लिया गया है। रिव्यू पिटीशन में जो देरी हुई थी उसको हाई कोर्ट ने माफ कर दिया है। कुछ वक्त पहले जो सपा के साथ था, अब दल बदलने के बाद सपा के खिलाफ। ये वही इमरान मसूद हैं जो कुछ वक्त पहले हुए विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हाथ का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने की टीस इन्हें मायावती के पास ले गई और बहुजन समाज पार्टी में सेट हो गए, जिसके बाद अब ये न सिर्फ भाजपा बल्कि सपा को भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इमरान मसूद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की ए टीम है। देखिए, मैं ना भाजपा को बुरा मानता हूँ ना समाजवादी को बुरा मानता हूँ, मैं इनकी नीतियों को बुरा मानता हूँ। इनकी नीतियाँ खराब है, अपनी नीतियों को सुधारें। आप क्यों नफरत की बात कर रहे हैं? एक हमें भाजपा का डर दिखाती है, दूसरे हमें डराती है। दरअसल इमरान मसूद ने ये बात रामपुर में कही। बसपा को भाजपा की बी टीम कहे जाने के सवाल पर उन्होंने सपा को ही भाजपा की ए टीम करार दे दिया और इन दोनों पार्टियों की नीतियों को लेकर कटाक्ष किए। इमरान मसूद ने दावा किया कि जल्द बसपा पहले से बहुत मजबूत होगी। दलित और मुस्लिम समीकरण के दम पर बसपा सभी को अपने साथ जोड़ेगी। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। लोगो में कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर सियासत गर्मा गई। G20 समिट के लोगो पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी भाजपा G20 समिट में अपनी पार्टी के निशान का इस्तेमाल कर रही है। G20 का ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा। वहीं भाजपा का तर्क है कि कमल देश का राष्ट्रीय फूल है और जब बात वैश्विक स्तर पर समिट की अध्यक्षता की बात है तो कमल के फूल से बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? भारत 1 दिसंबर से G20 समिट की अध्यक्षता करेगा, जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इस पर भी राजनीति अंगड़ाई ले रही है। यूपी में एक बड़े मीट कारोबारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। 100 घंटे की रेड में 100 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी गई। देश के तीसरे नंबर पर मीट का निर्यात करने वाले एचएमए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 100 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद 100 करोड़ की अघोषित आय के अलावा ज्वेलरी जब्त करने की बात सामने आई। आगरा से लेकर उन्नाव तक छापेमारी में टैक्स की हेराफेरी सामने आई है। लागत और खर्चों की जांच के बाद आयकर की टीम ने सबूत जुटा लिए हैं। मीट निर्यातक कंपनी एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड खत्म हो गई है। 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली है और इस मैराथन रेड में जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 100 करोड़ से ज़्यादा की जो अघोषित आय है उसको एचएमए ग्रुप ने सरेंडर करने की बात कही है। सिर्फ आगरा ही नहीं, उन्नाव में भी एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउस पर करीब 87 घंटे तक छापेमारी हुई। सूत्रों की माने तो उन्नाव वाले स्लॉटर हाउस के डिप्टी चेयरमैन शोएब और कंपनी के खातों में बड़ी हेराफेरी सामने आई। इसके बाद शोएब के करोड़ों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि इस एचएमए ग्रुप का मालिक बसपा का पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो है। अब एजेंसियां हवाला के एंगल से भी जांच कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो खाड़ी देशों से हर ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहे। कान्हा की नगरी में वो अलग अंदाज में नजर आए।
2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, आरती उतारी और फिर दान पात्र में रुपए डालकर मथुरा वासियों को कई सौगात दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश से रैली के बाद मुख्यमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे थे, जहां पर वेटरनरी कॉलेज में विश्राम गृह में रात्रि विश्राम के बाद सुबह होते ही सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद सीएम योगी ने आजही गांव में बनाए गए कृष्ण बलराम मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पुजारी उन्होंने पटका भेंट कर मंदिर का चरणामृत दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने मथुरा में गुरुकुल और डेयरी फार्म की सौगात दी और गुरुकुल के छात्रों को भी अपने मथुरा दौरे के वक्त मुख्यमंत्री पौधारोपण करते हुए दिखाई दिए। साथ ही अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रतापगढ़ में ड्यूटी पर जा रहे एक होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की पूरी तस्वीर कैद हो गई। बस 3 से 4 सेकंड में जिंदगी खत्म हो गई और होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेद रंग की एक कार बैक गियर में सड़क की तरफ आ रही है। हालांकि कार सवार सावधानी से सड़क की ओर कार उतार रहा है, तभी बाइक पर सवार होमगार्ड पीछे से आते हैं। इतने में दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती है। बचने के चक्कर में होमगार्ड की कार सफेद गाड़ी से टकरा जाती है और सामने से आ रही गाड़ी होमगार्ड जवान को अपनी चपेट में ले लेती है। घटना के बाद कुचलने वाली गाड़ी तेज स्पीड से मौके से फरार हो जाती है। एक्सीडेंट की खबर पास के थाने को दी जाती है। आनन फानन में घायल जगत बहादुर पटेल को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हादसे का शिकार होमगार्ड की पहचान नगर पंचायत डेड़वा के धोनू निवासी जगत बहादुर पटेल के रूप में हुई है, जो अपने घर से चिलबिला स्थित बिजली विभाग के स्टोर पर ड्यूटी करने जा रहे थे। इसी दौरान नगर कोतवाली की सिटी पुलिस चौकी के पास कस्बे में हादसा हो गया। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि लेडी गैंग कभी भी धावा बोल सकता है। आपको सावधान करने वाली तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर से सामने आई है, जहां रेलवे रोड पर सेना से रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ महिलाओं ने ठगी को अंजाम दिया। बैंक से 50,000 रुपए लेकर बाहर निकले बुजुर्ग पर 3 महिलाओं ने धावा बोल दिया और पैसे लूटकर मौके से रफू चक्कर हो गए। बुजुर्गों के साथ सरेआम लूट की एक घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये शातिर महिलाएं काफी देर से बुजुर्ग का पीछा कर रही थी और पीछा करते करते बैंक तक पहुंच गईं और जैसे ही बुजुर्ग बैंक से पैसे लेकर बाहर स्कूटी के पास आया तो घात लगाकर बैठी इन महिलाओं ने मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया और पैसे छीनकर 9-2-11 हो गई। हैरानी इस बात की है कि इन शातिर महिलाओं ने बीच सड़क पर बुजुर्ग के साथ ठगी की और पैदल ही वहां से भाग निकली, लेकिन किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो भी तब जब घटना से महज 20 मीटर दूर पर पुलिस थाना भी है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शातिर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बीएसएफ की टीम ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जो कि सामान ले आने वाला ड्रोन है, जिसे फिरोजपुर के गांधू किलचा गांव में मार गिराया है। बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है, जो चीन का बना हुआ है और ये अपने साथ 10 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ सकता है। पुलिस ने आशंका जताई है कि गिराए गए ड्रोन में नशे की खेप या हथियार हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले इस हेक्साकॉप्टर की सघन तलाशी के दौरान मार गिराया गया, जिसे बीएसएफ की 136 सीमांत बटालियन ने अंजाम दिया। डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे और ये पार्टियां पेट्रोलिंग में थी, उनको सबको अलर्ट किया और हमने एरिया को कॉर्डन भी करा। रात भर सर्च चली और मॉर्निंग में भी सर्च चली और मॉर्निंग में हम लोग को ये पता लगा कि यहाँ पे ड्रोन गिरा हुआ है। जिस क्षेत्र में इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और एरिया घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन एक्टिविटी दिखाई दे रही है। पिछले महीने भी बीएसएफ ने गुरदासपुर सेक्टर और अमृतसर सेक्टर में इस तरह के पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।